सो फर्स्ट जो इवैल्यूएशन मेथड है अपना शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को इवैल्यूएट करने का, डिटरमिनिस्टिक मॉडलिंग, वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके अंदर आप सारी के सारे जितने भी अपने बेसिक एल्गोरिथम्स है उससे सॉल्व करके देखते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, और उसके बेस पर सबका एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या आ रहा है वो आप कंपेयर कर सकते हो। तो जिसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम कम है rather than other scheduling algorithm, वो ही अपनी सबसे बेस्ट मानी जाती है। ये तो था अपना फर्स्ट टाइप शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को इवैल्यूएट करने का। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ आप यही पैरामीटर नहीं देख सकते हो कि वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम क्या आ रहा है। हो सकता है कि आपकी जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, प्रोसेसेस, आपका अराइवल रेट कुछ और है, आपकी टोटल बस टाइम नहीं पता है किसी प्रोसेस में, तो फिर ये पहला वाला मेथड ही सफिशिएंट नहीं होगा ये पता करने के लिए कि कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बेस्ट रही। तो वहां पर अपने पास कुछ और ऑप्शंस भी चलते हैं, जैसे कि क्यूइंग मॉडल है और सिमुलेशन। तो क्यूइंग मॉडल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्यूइंग मॉडल सिंपली आपका क्या करता है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू कैलकुलेट करता है कि आपकी सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में से बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी वाली एल्गोरिथम दे रही है एज पर द मैथमेटिकल फॉर्मूला, जिसको लिटिल्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, n इक्वल्स टू लैम्डा डेल्टा। अब इसमें ये क्या होता है, जो n है एवरेज लेंथ क्यू, इसमें जो अपनी बेसिकली क्यूज बनती है वो अलग अलग बनती है। ठीक है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि आपकी सीपीयू के लिए अलग क्यू बनेगी। ठीक है, वेटिंग के लिए अलग क्यू बना लेता है और उनका एवरेज क्या है, ऑन एन एवरेज उनका निकाल लेगा और उसके बाद इस मैथमेटिकल फॉर्मूला में पुट करके उसकी कुछ वैल्यूज फाइंड की जाएगी। उसके बेस पर ये डिटरमाइन होता है कि कौन सी वाली शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इस पे बेस्ट है। ठीक, for example, if you know that 8 processes arrive every second and there are normally 16 processes in the queue, we can compute that the average waiting time per process is 2 seconds. ठीक है, तो इसमें भी एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो होता है, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है एवरेज वेटिंग टाइम वाला ही यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो हम सीधा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की हेल्प से कैलकुलेट नहीं करके क्यूज बना लेते हैं अलग अलग, और उन क्यूज का जो एवरेज है उसको फाइंड करके कि कितनी पर सेकंड कितनी आपकी प्रोसेसेस आ रही है, उसके बेस पर एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि आपकी इसके लिए कौन सी वाली शेड्यूलिंग बेस्ट है। नेक्स्ट जो इसके अंदर मेथड आता है इवैल्यूएशन का, दैट इज सिमुलेशन। सिमुलेशन सिंपली जो टर्म है अपने आप में डिफाइन करती है कि सिमुलेशन का मतलब है कि एक्चुअल सीन को रिक्रिएट करना। ठीक है, आर्टिफिशियल वे से रिक्रिएट करना। जैसे कि सिमुलेटर्स आप लोगों ने देखे होंगे, वो क्या होता है, कुछ भी एक्चुअल नहीं होता है बट फील आपको वही देता है वो चीज सिमुलेटर, कि बिल्कुल एक्चुअल आप उस प्लेस पर हो या उस चीज के आप अंदर हो। दोज आर सिमुलेटर्स। तो यहाँ पर सिमुलेशंस को किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, इवेल्युएट करने के लिए। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होती है ये टेक्निक। रेदर देन यूजिंग क्यूइंग मॉडल वी सिमुलेट अ कंप्यूटर। A variable representing a clock is incremented. At each increment, the state of the simulation is updated. Statics are gathered at each clock tick so that system performance can be analyzed. अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे जो पॉइंट्स आपके क्या बता रहे हैं कि हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट ना करके किसी प्रोसेस को, हम जस्ट उसको सिमुलेट कर लेते हैं कि वो प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व हो रही है, सिस्टम में क्या आउटपुट दे रही है। The data to drive the simulation can generate in same way as queuing model, although this lead to similar problems. ठीक है, क्यूइंग मॉडल में हम एक्चुअली प्रॉब्लम्स को सिस्टम में भेज रहे थे और सॉल्व करके उसको एवरेज देख रहे थे वहां पर, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिमुलेशन प्रोग्राम्स यूज करते हैं। एक्चुअली सिस्टम से वो काम करवाते नहीं है, हम ये देख लेते हैं पहले ही कि आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे कौन से वाला आपका तरीका सबसे बेस्ट रहेगा, कौन से वाला प्रोसेस शेड्यूलिंग सबसे बेस्ट रहेगा। सो दैट इज सिमुलेशन।
Alternatively, we can use trace data. This is data collected from real processes on real machines and is fed into simulation. This can often provide good result and good comparison over range of scheduling algorithm. ठीक है, बेसिकली अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर फॉर्म में सिमुलेटर्स होते हैं और वहां पर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बिफोर अप्लाइंग एनी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या कर लिया जाता है, उस सिमुलेटर के थ्रू प्रोसेस करा के कौन सी वाली शेड्यूलिंग एल्गोरिथम उस पर बेस्ट वर्क कर सकती है वो सबसे पहले देख लिया जाता है. However, simulations can take a long time to run, can take a long time to implement, and the trace data may be difficult to collect and require large amount of storage. ठीक है, फायदा क्या है इसमें हमारा कि हम एक्चुअली रिसोर्सेज को इसमें यूज नहीं कर रहे, उनको वेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ ये देखने के लिए कि अपनी कौन सी वाली शेड्यूलिंग इसके लिए बेस्ट है. रेदर देन हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंक्लूड कर रहे हैं वहां पर, पहले ही चेक कर रहे हैं कि कौन सा वाला हमें यूज करना है. बट इसमें टाइम कंजप्शन ज्यादा होता है, ठीक है, और ज्यादा इसमें एफर्ट्स लगते हैं. एक तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तो करना ही है, साथ में टेस्टिंग भी अलग से. तो ये अपना थर्ड तरीका होता है आपका इवेल्युएट करने का आपकी प्रोसेस, राइट. तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना लास्ट टॉपिक था. उसमें किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं आप लोग. यस एलेन, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज. हाँ बोलिए. गुड मॉर्निंग मैम. मैम ये जो FCFS वाला, मतलब ये जो टेबल वाला आप समझा रहे थे ना, मुझे उसमें एक बार आप बता दो. अगर ये आप कह रहे हो ना लास्ट है क्लास, तो आपको शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में डाउट है ये बोल रहे हो? यस मैम. ओके, कौन सी वाली में? FCFS में? यस मैम. ठीक है, बता दो. FCFS का एक एग्जांपल हम सॉल्व करें. और क्योंकि टाइम है अपने पास तो SJF का भी एक एग्जांपल हो जाएगा. आई थिंक जयश्री ने क्वेरी की थी तो उनका भी यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा. SJF प्रिमिटिव या फिर नॉन प्रिमिटिव, कौन सा वाला बताना है? जयश्री मैसेज कर दीजिए फटाफट. ओके, तो मैं ओपन कर लेती हूँ. तो ये अपनी FCFS शेड्यूलिंग है.
जिसने भी शेड्यूलिंग स्टार्टिंग से नहीं देखी है वो इस एग्जाम्पल को एक बार देख ले। अगर इसको आपने समझ लिया तो बाकी के टाइप्स भी आप लोग इजीली कैच कर लोगे, और अगर नहीं हो पाया फिर भी तो आप प्रॉब्लम क्लासेस में वो चीज पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरा चांस है यहाँ पर। अगर किसी ने शेड्यूलिंग न्यूमेरिकल्स अभी तक नहीं सॉल्व किए हैं, ट्राई नहीं किया है, तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे बेसिक सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग वापस से डिस्कस करने वाले हैं, SJF नॉन प्रिमिटिव। राइट एलेन, यही है ना क्वेरी आपकी? देखो एस आपकी जो SJF नहीं सॉरी FCFS से करेंगे हम इसको। FCFS से करेंगे इस सेम क्वेश्चन को। ठीक है, इसी को कर लेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्या समझते हो आप इस टर्म से? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी कि जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा, यानी कि उसका काम पहले किया जाएगा। तो पहले आएगा ये कैसे पता चलेगा? प्रोसेसेस के बीच में अगर हमने ये क्राइटेरिया रखा है कि जो प्रोसेस पहले आएगी उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो इसका मतलब हम उसका अराइवल टाइम नोट कर लें कि वो आई कब है। अगर दो प्रोसेस आपस में फाइट कर रही है कि मुझे रन होना है मुझे रन होना है, तो FCFS के अकॉर्डिंग हम किसको रन करेंगे? जो प्रोसेस पहले आई। दैट मीन्स जिस प्रोसेस का अराइवल टाइम कम होगा। अगर एक 1 पे आई है एक 2 पे आई है, तो पहले कौन सी आई होगी? ऑब्वियसली 1 वाली आई। तो इसमें जो क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, दैट इज अराइवल टाइम। ओके, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की होती है आपकी नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव सबसे सिंपल टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स होती हैं जिसके अंदर कि हम अगर एक प्रोसेस को एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो उसको पूरा फिनिश करते हैं, जितना भी उसका बर्स्ट टाइम होता है उसको पूरा चलाते हैं, देन स्टॉप करते हैं, उसको बीच में ही स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए दीज आर दी प्रोसेसेस P1 P2 P3 एंड P4, और ये है आपकी यहाँ पर ये आपके यहाँ पर अराइवल टाइम से, यानी कि प्रोसेसेस आपकी किस किस टाइम पर अराइव हुई है वो दिया। P1 0 पे आई, P2 1 पर आई, P3 2 पर आई और P4 3 यूनिट ऑफ टाइम पर आई। तो बोलिए टाइम है 0 क्लॉक पर, यानी कि 12 बजे, एक बजे आई, एक 2 बजे आई, एक 3 बजे आई, प्रोसेस अपनी लैंग्वेज में समझ लें। और ये है इनके बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम का मतलब ये कितने टाइम में कंप्लीट हो जाए, इनको काम कितना है। तो भाई लेट्स सपोज इसको 3 आवर्स का काम है, इसको 8 आवर्स का, इसको 4 आवर्स का, इसको 10 आवर्स का। ठीक है, अब टाइम हमें पता चल गया कब कब आई है, और दूसरी चीज हमें पता चल गया कि उनको कितना काम। तो शुरू करते हैं गैंट चार्ट को। गैंट चार्ट हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है, और हम इसको क्यों बनाते हैं? ताकि हमें कंप्लीशन टाइम पता चल पाए। ठीक है, यहाँ से हम सबसे पहले क्या फाइंड कर सकते हैं? कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम फाइंड हो गया तो फिर हम टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है। देन टर्न अराउंड टाइम फाइंड हो गया तो हम वेटिंग टाइम फाइंड कर सकते हैं, विच इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। राइट, तो सब कुछ बेस्ड है इस कंप्लीशन टाइम पर। ये सही सही आपने फाइंड कर लिया तो आपका क्वेश्चन सही से आंसर भी दे देगा। अब 0 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस टाइम पर जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिस पर हम अभी रुके हुए हैं टाइम पर, उसमें हम देखेंगे कि अपने पास कितनी प्रोसेस है, इसको रन करें। ठीक है, क्योंकि ये हमारा CPU का टाइम चल रहा है, तो CPU पूछ रहा है कि मुझे किस प्रोसेस को रन करना है, वो अभी खाली है। तो भाई उसी प्रोसेस को रन कर पाओगे ना जो अपने पास आ चुकी होंगी। ठीक है, तो अपने पास कौन सी प्रोसेस आ चुकी है इस टाइम पर? 0 टाइम पर। 0 टाइम पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस आई है, दैट इज P1। P2 अभी नहीं आई, वो आगे जाके आएगी जब 1, मतलब इसको अगर हम 12 बजे का टाइम माने 12 o'clock, तो 12 o'clock तक अपने पास सिर्फ एक ही प्रोसेस आएगी। एक 1 बजे आएगी, एक 2 बजे आएगी, एक 3 बजे आएगी। तो जो आएगी उसका तो हम अभी कुछ कर ही नहीं सकते, बट जो आ चुकी है उसको रन कर सकते।
करेक्ट। तो हम P1 को पिक कर लेंगे फॉर एग्जीक्यूशन और इसको पर आप तो P1 को हमने पिक कर लिया बिकॉज ये आपकी नॉन प्रिमिटिव टाइप की शेड्यूलिंग है, तो हम इसका बर्स्ट टाइम देखेंगे और पूरा रन करेंगे। P1 का बर्स्ट टाइम है, तो ये 0 से लेकर के कहाँ तक रन होगी, 0 से लेके 1, फिर 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 और ये कंप्लीट हो। तो P1 तो अपनी एग्जीक्यूट होकर के चली गई। अब एक क्वेश्चन, एक डाउट जो आप लोग के माइंड में आ सकता है वो ये कि 1 पे भी तो प्रोसेस आई, 2 पर भी आई और 3 पर भी आई, ठीक है, और हम सीधा 3 पर पहुंच गए हैं। तो जो प्रोसेस आई वो कहाँ चली गई, वो कहाँ है, वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुई। तो देखिए जब 1 रहा होगा यहाँ पर टाइम, तो आपकी ये जो प्रोसेस है P2 ये एक जगह रेडी क्यू में स्टोर हो गई हो, ठीक है। ये रनिंग क्यू है और एक रेडी क्यू होती है अपनी इंटरनली सिस्टम के अंदर। तो P2 अभी रनिंग क्यू में तो आ नहीं सकती, एक ही प्रोसेस आ सकती है रनिंग क्यू में एक टाइम पर। तो ये कहाँ चली गई, उस रेडी क्यू में। P2 आकर के वहां पर बैठ गई और उसने बोल दिया कि मैं इतने बजे आई हूँ। जैसे वेटिंग क्यू होती है ना जगह जगह, तो वो वेटिंग में जाकर के बैठ गई। जैसे वो इंटरव्यूज चल रहे हैं तो एक ही कैंडिडेट एक बार में जा सकता है अंदर इंटरव्यू के लिए, बाकी सब जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे उनको क्यू में खड़ा होना पड़ता है या बैठना पड़ता है वेटिंग जोन में। तो ये आपका समझ सकते हो, आपकी इंटरव्यू चल रहा है, इसका इंटरव्यू 3 आवर्स में जाकर के कंप्लीट हुआ, लेकिन उस ड्यूरेशन में 3 घंटे के बीच में इतनी सारी प्रोसेसेस आकर के, एक 1 पर आकर के, एक 2 पर आकर के, ये P3 आ गई थी 2 पर और P3 और P4 आ गई थी आपकी 3। इस टाइम तक 3 प्रोसेसेस वेटिंग रूम में ऑलरेडी बैठ गई हैं, ठीक है। तो दैट इज रेडी क्यू। जो वेटिंग एरिया हम बोल रहे हैं उसको हम रेडी क्यू बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं रनिंग। तो अब जब उस कैंडिडेट का इंटरव्यू फिनिश हो जाएगा फिर वो देखेंगे कि अब किसको बुलाना है, क्योंकि उनके पास वेटिंग क्यू में ऑलरेडी 3 कैंडिडेट बैठे हुए हैं। तीनों को एक साथ तो बुला नहीं सकते, एक को एक बार में बुलाएंगे। तो डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको बुलाया जाए। तो भाई वो क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन कैंडिडेट किस टाइम पर आया है। जो सबसे पहले आया होगा तीनों में से उसको अंदर बुला लें। तो अब इन तीनों में से सबसे पहले कौन आया है, इस टाइम तक ये तीनों आ चुकी हैं 1, 2 और 3 तक, राइट। तीनों में से अराइवल टाइम किसका कम है, P2 का। दैट्स वाई P2 को अब हम आगे रन करें। और कितना रन करेंगे एलेन, बताइए कितना रन करेंगे। एलेन ये क्लियर हो रहा है क्या? मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, वेट। मैम 8 तक चलेगी, तो 8 तक चलेगी, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, देखो 3 से स्टार्ट हो रही है ना। यस मैम। तो 3 + 8 11, ठीक है। 11 यस हाँ मैम। चलेगी, तो ये 8 थी लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0 नहीं था, 3 था। तो 3 + 8 11 तक जाकर के ये फिनिश हो जाएगा, ओके ठीक मैम। है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11। अब नेक्स्ट ये भी फिनिश हो गई, ये भी फिनिश हो गई, 2 बची हैं। अब इसमें से कौन सी वाली एग्जीक्यूट होगी पहले, P3 या P4? P3 वाली। क्यों? मैम उसमें 2 है ना, तो अराइवल हाँ इसलिए। अराइवल टाइम से ही हम कंपेयर करेंगे कि किसको एग्जीक्यूट करना है। तो क्योंकि इसका अराइवल टाइम इससे कम है, यानी कि ये पहले आई है, तो इसको पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे। यस तो मैम। ये अब ये कितना होगा एग्जीक्यूट, कहाँ तक होगा? मैम 12। 12 तक पक्का? यस मैम। 11 से लेकर के 12 तक, मतलब 1 थोड़े ना है इसका बस टाइम, देखो कितना है, 4 है। 4 है। तो 11 + 4 15 ओके। तक चलेगा, ठीक है। हाँ। तो ये हाँ ये आपने गलत लिख लिया अगर, तो आपका पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, तो इसका ध्यान में ओके। रखें।
अब लास्ट वन इज P4, तो P4 P4 कहाँ तक चलेगी? P4 कहाँ तक चलेगी? मैम 3 तो उसका अराइवल टाइम अराइवल टाइम 3 है। बर्स्ट टाइम इज 10। 25 बिल्कुल 15 से स्टार्ट होगी, 10 और चलेगी, तो 15 + 10 25। ओके ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो अब इनके कंप्लीशन टाइम आपको नोट करने हैं। P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 3। कैसे देखा? P1 के राइट हैंड साइड में बस टाइम नहीं, अब बस टाइम बिल्कुल नहीं देखना है, अब आपको गैंट चार्ट से नोट करना है कंप्लीशन टाइम, इसीलिए ये बनाया है। ठीक है, P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 11 P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 15 और P4 का 25 25। और अब विद फॉर्मूला आप TAT एंड WT कैलकुलेट कर सकते हो, फिर एवरेज WT एंड एवरेज TAT, उसका फॉर्मूला पता ही है। टर्न अराउंड टाइम इज, चल जाएगी, टर्न अराउंड टाइम इज completion time minus arrival time. 3 minus 0 is 3. 11 minus 1 is 10. 15 minus 2 is 13 and 25 minus 3 is 22 22. yes ma'am। Okay. अब WT कैसे कैलकुलेट करते हैं? T8 minus burst time. तो 3 minus 3 0, 10 minus 8 2 2, 13 minus 4 9, and 22 minus 10 is 12. Right? अब इसका 22 minus 10 yes ma'am 12। अब इसका TAT कैसे कैलकुलेट करोगे आप? एवरेज, तो एवरेज के लिए आपको पता ही है क्या करते हैं? मैम TAT क्या हुआ? टर्न अराउंड टाइम, उसको शॉर्ट में अच्छा TAT बोलते हैं। ओके ठीक है, तो ये एवरेज TAT अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सारे टर्न अराउंड टाइम को प्लस कर लोगे, 3 + 10 + 13 + 22 डिवाइडेड बाय 4। 4 क्यों? क्योंकि कितनी प्रोसेस है? 1 2 3। हाँ, जैसे मैथ में एवरेज निकालते हैं, यस मैम राइट। तो इसका जो भी सम होगा यहाँ और जो भी डिवाइड करके आएगा दैट विल बी एवरेज TAT। ऐसे ही एवरेज WT कैलकुलेट कर लेंगे, इन सब का सम डिवाइडेड बाय 4। ओके ओके, तो ये थी आपके FCFS। ओके थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। यस जयश्री, आपकी जो क्वेरी थी वो भी बता दीजिए, आई थिंक सॉल्व हो जाएगी, अभी 10 मिनट्स में क्लास में। जयश्री जी अनम्यूट कीजिए। Unmute yourself.